अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की बायो में आज हम यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक में मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्रिपेयर करते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कम्प्लीटेड इनटू टू मेन स्टेप। दो मेन स्टेप है इसके। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है लाइट रिएक्शन और सेकेंड वन है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। यानी कि इस रिएक्शन के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। लाइट के एब्सेंस में ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है। अब लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस का क्या मतलब होता है कि यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। यानी कि लाइट की वजह से क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। अब लाइट रिएक्शन में किस मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है? लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास डिसोसिएट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इसके साथ इलेक्ट्रॉन में ये डिकम्पोज हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे पास है, जो हमारे पास फोटोलाइसिस से रिलीज़ हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो एयर में रिलीज़ हो जाते हैं, जिसको हम ब्रीथिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये क्या है? हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास NADP की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब NADP क्या है? ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट क्या होता है? ये रिड्यूस हो जाता है, ये हाइड्रोजन इसकी रिडक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, ये हमारे पास NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास एक कोएंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को कैरी करता है, इसलिए इसको NADP यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। NAD क्या है? हमारे पास एक कोएंजाइम है जो कि फॉस्फेट को कैरी करता है, इस वजह से इसको NADP यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। ये क्या होता है? हमारे पास जो हाइड्रोजन आता है वाटर मॉलिक्यूल से, ये NADP उस हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बनाता है, NADPH। ये हमारे पास एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगा। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो ATP फॉर्मेशन में यूटिलाइज होते हैं। यानी कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ATP और 5 ग्रुप की फॉस्फेट ग्रुप की से क्या बनाते हैं, ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे पास लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली फोटोलाइसिस होती है। जो क्लोरोफिल है वो लाइट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है, हाइड्रोजन आयन देता है और इलेक्ट्रॉन देता है। वो हाइड्रोजन कहाँ इस्तेमाल होता है, वो NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ साथ ATP इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। लाइट रिएक्शन हमारे पास 2 NADP मॉलिक्यूल बनते हैं और 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। ये हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है फोटोसिंथेसिस का वो है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी कि ये हमारे पास लाइट पे डिपेंड नहीं करता। डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इसको कैल्विन साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सबसे पहले मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ये हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, हमारे पास स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाइट रिएक्शन हमारे पास ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल जो बने हैं, जो ATP और NADPH, ये क्या करते हैं, ये हमारी इस एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिडक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। क्या होता है, हमारे पास जो ATP मॉलिक्यूल है वो ATP मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ पे एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी को हम
फूड की प्रिपरेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, जो NADPH है ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिडक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हमारे पास डार्क रिएक्शन, हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से लेता है, ये एनर्जी जो है ATP और NADPH से लेता है, जो कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की। तो क्या होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर की फोटोलाइसिस होती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एयर में रिलीज होता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ADP और फॉस्फेट से ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया, जबकि जो बाकी दो प्रोडक्ट है ATP और NADPH वो कैल्विन साइकिल में यूटिलाइज होंगे। कैल्विन साइकिल में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी रिडक्शन होती है। किस तरह से रिडक्शन होती है कि ATP मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके ADP बनाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द रिडक्शन, जबकि NADPH क्या करता है, वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू ग्लूकोज यानी कि शुगर। तो क्या होता है, CO2 जो है वो C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हमारे पास है लिमिटिंग फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या है, जो लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले लेबेक्स लॉ ने डिस्कस किया था। इसको हम कैसे स्टेट कर सकते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट द व्हेन अ केमिकल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन फैक्टर देन द रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस विल बी लिमिटेड बाय द फैक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी इन रिलेशन टू अदर। यानी कि जब हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस हो जो जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल रिक्वायर हो, जो कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट पे डिपेंड करता हो, तो ऐसे रिएक्शन में अगर हमारे पास किसी एक कंपोनेंट की कमी हो जाए तो वो कंपोनेंट क्या करेगा, वो एज आ लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल रिक्वायर है। अगर इन चारों में से किसी एक कंपोनेंट की भी कमी हो जाए तो वो कंपोनेंट क्या करेगा, वो एज आ लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा। यानी कि वो क्या करेगा, वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। इसको हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि द एब्सेंस और डिफिशियंसी ऑफ एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। यानी कि हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि हमारे पास या तो कम मिकदार में मौजूद हो या फिर एब्सेंट हो, उसकी कमी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो, उस फैक्टर को कहा जाएगा, उस कंपोनेंट को कहा जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। जैसे कि हमारे पास द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इट इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, बट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी लिमिटेड बाय द फैक्टर विच इज़ मिनिमम वैल्यू। यानी कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है, वाटर रिक्वायर होती है, सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए क्लोरोफिल और लाइट इंटेंसिटी रिक्वायर होती है। अब अगर इनमें किसी एक की भी कमी हो जाए, कोई एक कंपोनेंट भी हमारे पास लेस अमाउंट में मौजूद हो, तो वो कंपोनेंट क्या करेगा, वो एज आ लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, एक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस की कमी हो जाए, बाकी तमाम कंपोनेंट हमारे पास कंप्लीट हो, सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हो, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एज आ लिमिटिंग फैक्टर एक्ट करेगा। हमारे पास डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब लाइट इंटेंसिटी किस तरह से लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। लाइट हमारे पास जो है, हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्लोरोफिल क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी हमारे पास फूड की फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टोर होती है, जिसको फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो लाइट की इंटेंसिटी होती है और जो क्वालिटी होती है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वो वेरी होती है। यानी कि हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्डर रीजन। इसके अलावा विंटर में जो है लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू समर। टाइम टू टाइम भी हमारे पास लाइट इंटेंसिटी कम होती है। सुबह के टाइम हमारे पास या फिर दोपहर के टाइम हमारे पास लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि असर के टाइम जो है
या इवनिंग में हमारे पास लाइट इंटेंसिटी कम होती है। तो जो लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी है वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करती है। अगर हमारे पास बहुत कम इंटेंसिटी बहुत इंटेंस लाइट हो, यानी कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगी, वो क्लोरोफिल को डैमेज कर देगी। अगर क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसके साथ अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कम हो तो भी हमारे पास जो क्लोरोफिल है वो सफिशेंट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, हमारे पास फोटोलाइसिस नहीं होगी, वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो भी हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी डिक्रीज़ होगा। तो इंटेंस लाइट भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, और लो इंटेंसिटी लाइट भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक्ट करता है एज अ लिमिटिंग फैक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ से, एक रॉ मटेरियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में 0.03% मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, हमारे पास जो हम मुसलसल रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, इससे हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, और इसकी जो कंसंट्रेशन हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट रहती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये मेसोफिल टिश्यू के ज़रिए स्टोमेटा के ज़रिए क्या करते हैं, मेसोफिल टिश्यूज में एंटर हो जाते हैं। अब अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, लेकिन एक हद तक। अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू इंटर होते हैं इनटू द मेसोफिल सेल। अब जो स्टोमेटा सेल है वो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो इसको ओपन और क्लोज करते हैं। अगर हमारे पास स्टोमेटा जो है वो क्लोज होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो स्टोमेटा के थ्रू इंटर नहीं होंगी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, मेसोफिल टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। द लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लोअर बी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो रिडक्शन नहीं हो पाएगी, तो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये भी एज अ लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी हमारे पास एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। हम पढ़ चुके हैं एंजाइम के चैप्टर में कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर होते हैं जो कि एक खास टेम्परेचर पे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो हमारे पास 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हमारे पास टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर 20 से कम होगा तो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा। 20 से कम टेम्परेचर होगा तो भी एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा, और अगर 30 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा। वेदर टेम्परेचर एक्सीड 30 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लोअर डाउन, एंड बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, वाइल ऑन फ्रीजिंग टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस कम्प्लीटली स्टॉप, एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड द फोटोसिंथेसिस। यानी कि हमारे पास जो अगर टेम्परेचर 20 से कम होगा तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता जाएगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेल जो वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं वहाँ पे एंजाइम काम नहीं कर पाते। इसके साथ साथ अगर हमारे पास 30 से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो पाएगा तो भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी कम होता जाएगा, हत्ता कि हमारे पास टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए जिसमें हमारे पास एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। इसके बाद भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ लिमिटिंग फैक्टर थे, लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर कि अगर इनकी कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया।